हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो आज हम लोगों को सबसे पहले समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज हम लोग कब करेंगे, इसकी जरूरत क्यों है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होता है इसमें और डायरेक्शन भी होता है। जब भी हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्योमेट्रिकली मतलब डायग्राम के सहायता से, जब भी हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना हो, डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगे, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो वहां पर वैसे स्पेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो देखिए, अब हम लोग समझेंगे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते क्या है। तो सबसे पहले बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, कैसा होगा, एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा लाइन है, इमेजिनरी। ये जो है वर्चुअल, मतलब इसका पहले तो ये होता ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता नहीं है रियल में। हम लोग क्या करते हैं, खुद से बनाना पड़ता है। लेकिन कब, जब भी हम लोगों को जरूरत होगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जरूरत हम लोगों को पड़ता है और हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, किसी भी लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं कहना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस लाइन को कहेंगे, पहले यह समझना होगा। कब हम लोग किसी लाइन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहेंगे, तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां कर्व लाइन, ये लाइन ड्रॉ कर दिए। और अब देखना है कि इसे कब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह सकते हैं या कब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं कहेंगे। तो देखिए, कोई भी लाइन को अगर ड्रॉ किए हैं और यदि ऐसा हो कि इस लाइन के किसी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट मीन्स ऐसा स्ट्रेट लाइन जो इस लाइन को केवल क्या करे, टच करे और पास कर जाए, इंटरसेक्ट न करे। तो देखिए, अगर कहीं ऐसा हो कि किसी लाइन के किसी पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट के अलोंग उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो, तो ऐसे कंडीशन में इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहेंगे। ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए इस लाइन के इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, और एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होना चाहिए, ड्रॉ किए गए टेंजेंट के अलोंग होना चाहिए। तो इसको कहेंगे ई ए वेक्टर। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और मैं चाहता हूं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट का नाम ले लेते हैं बी, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना, तो क्या करेंगे, अब यहां से बी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और जिधर टेंजेंट होगा उधर के अलोंग बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए। अब अगर हम यहां एक सी पॉइंट लेते हैं और यहां अगर चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना, तो इस सी पॉइंट से ये जो कर्व ड्रॉ किए हैं, कर्व के लिए एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ करेंगे और ये हो जाएगा ई सी वेक्टर।
मतलब सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो उस इमेजिनरी लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, जिसके किसी भी पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट के अलोंग उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। समझ में आ गया? मतलब अगर कहीं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग सही सही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग यहां कर सकते हैं कि आप जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो इधर ही क्यों ड्रॉ किए हैं? टेंजेंट तो हम इधर भी ड्रॉ कर सकते थे ना, अपोजिट डायरेक्शन में इधर भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन हमेशा हम इधर ही ड्रॉ किए हैं, एक ही डायरेक्शन में। इधर क्यों नहीं किया गया? तो देखिए, आपको जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया रहेगा, तो हम अभी समझा रहे थे इसलिए नहीं बताए थे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कहीं भी एक जगह एक एरो दिया रहेगा और जिधर एरो होगा उधर की ओर ही हमेशा, मतलब एरो के सेंस में ही हम लोगों को हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। समझ में आ गया? अगर इस कर्व लाइन पर एरो हम ऐसे ड्रॉ करते, इसके अपोजिट में इधर, तो टेंजेंट क्या करते? इधर की ओर ड्रॉ करते। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर एरो रहेगा उसी सेंस में, उसी डायरेक्शन में हम लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो इमेजिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इमेजिनरी लाइन है। और सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, वो क्या है? एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन the direction of the electric field is always along the tangent. Along the tangent to the line at that point तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या क्या सीखे? 3 बातें बताएं आप लोगों को, ध्यान में रखिएगा, ये सब बातों को हमेशा याद रखना है। फर्स्ट बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जरूरत कब पड़ेगा? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्योमेट्रिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो तब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आवश्यकता होगी। और सेकेंड बात क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन है। और थर्ड बात क्या है? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो उसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट के अलोंग होता है। और एक और बहुत जरूरी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले माइकल फैराडे के द्वारा यूज किया गया था, दिया गया था। ठीक है, तो अब हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। आप लोग अच्छे से ध्यान देकर समझिएगा। ये टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं अभी आप लोगों को बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो अगला टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप लोग अच्छे से नहीं समझ सकेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे गॉसेज लॉ बढ़िया से अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो टॉपिक है इसे हम लोग को अच्छे से समझना है, पढ़ना है।
ठीक है, तो देखिए आप लोग, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, वो जब भी स्टार्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, और जब भी इंड करेगा तो कहां इंड करेगा, निगेटिव चार्ज पर इंड करेगा। तो एक बात याद रखिएगा, अगर कोई पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज अगर है तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं, ये हम लोगों को याद रखना होगा। यहां पर अब आप लोग कहेंगे क्या हम लोग बस 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना ही फील्ड लाइन बनाएंगे? यहां कोई जरूरी नहीं है, और कम भी बना सकते हैं, अधिक भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। तो ये हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, कितना भी। यहां हम 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए हैं। तो देखिए यहां एरो, जब भी फील्ड लाइन बनाएंगे तो एक एरो जरूर देंगे। एरो क्यों देते हैं? ताकि जिससे कि टेंजेंट ड्रॉ करके और फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सके। तो देखिए आप लोग यहां एरो अगर हम ऐसे दे दिए तो ये एरो का साइन बताएगा क्या, क्या जितने भी फील्ड लाइंस हैं क्या हो रहे हैं, इस पॉइंट चार्ज से स्टार्ट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। और जिस पॉइंट चार्ज या जिस चार्ज से फील्ड लाइन स्टार्ट होता है उस चार्ज को क्या कहेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां लिखना होगा प्लस स्मॉल q। और उसी तरह से अगर मान लीजिए यहां कोई चार्ज हो, और फील्ड लाइन ऐसे बना दिया जाए यहां, तो आप लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक, इसमें जो है जितने भी फील्ड लाइन है सभी फील्ड लाइन इंड कर रहे हैं जाके इस चार्ज पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस चार्ज पर इंड करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये दोनों चार्ज का जो डायग्राम बनाया है दोनों आइसोलेटेड है, दूसरे के नजदीक नहीं है। ये आइसोलेटेड चार्ज है दोनों, ये अलग है, ये अलग। इस चार्ज पर इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा और इस पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर आइसोलेटेड चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी बनाएंगे तो हम लोग कैसा बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो एरो का साइन आप लोग देख के और बता सकते हैं चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। और एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एरो तो चार्ज के नेचर को बताएगा, यहां मैग्नीट्यूड अगर समझना हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है, कितना भी हम लोग फील्ड लाइंस बना सकते हैं। तो अगर यहां मान लीजिए दो चार्ज हो, एक चार्ज यहां है आप लोग अभी पढ़े हैं, ये चार्ज का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसे मान लेते हैं प्लस Q1। एक और चार्ज ले लेते हैं और ये निगेटिव चार्ज, ये Q2। ध्यान दीजिए, अब आप कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां कितने हैं, 8, और यहां कितने हैं, 4। तो अगर कहीं कोई डायग्राम दिया हो, आपको क्वेश्चन दिया हो और क्वेश्चन में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दोनों चार्ज का अगर अलग अलग हो, तो
ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को देख के हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का रिलेशन क्या होगा, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगा, किस चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा, किस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखिए आप लोग कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहां जो है Q is directly proportional to N। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और यहां हम लोग लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। लेकिन इस फॉर्मूला में आप लोगों को याद रखना होगा ये दोनों चार्ज विदाउट साइन है। Q1 और Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड है, साइन के साथ इन्हें नहीं लिखना है। तो अगर हम इन दोनों चार्ज प्लस Q1 और माइनस Q2 के मैग्नीट्यूड में रिलेशन अगर फाइंड करना चाहें आप, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। Q1 अपॉन Q2 N1, यहां पर चार्ज Q1 है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसका कितना है 8, यहां लिखना होगा। और Q2 में कितना है 4, ये कैंसिल हो गया यहां पर 2 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा यहां Q1 इक्वल टू 2 इंटू Q2। कहने का मतलब है कि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहां जो सेकेंड चार्ज है उसका जितना मैग्नीट्यूड होगा उसका 2 टाइम्स फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये बातें आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। एरो क्या बनाएगा, एरो देख के हम लोग बता सकते हैं चार्ज के नेचर को, अगर फील्ड लाइन दिया हुआ है तो। और नंबर ऑफ फील्ड लाइन देख के क्या बता सकते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड। बस एक रिलेशन, एक्यूरेट मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक रिलेशन पता चलेगा कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना टाइम्स हो सकता है। ठीक है, अभी जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े, क्या पढ़े थे उसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी स्टार्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज से और इंड कहां करेगा, निगेटिव चार्ज पर इंड करेगा। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और निगेटिव पर इंड करेगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा निगेटिव पर इंड करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के द्वारा क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन कब होता, अगर एक ही चार्ज से फील्ड लाइन स्टार्ट भी होता और उसी पर आकर क्या करता, इंड कर जाता, तो क्या क्या बन जाता है, यहां क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा स्टार्ट होगा एक अलग चार्ज पॉजिटिव चार्ज से और इंड करेगा फिर अलग चार्ज निगेटिव चार्ज पर। और यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के द्वारा कभी भी क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, देखेंगे आप लोग, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे, देखिए मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहां और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए। जहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गया। अब ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर हम यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो देखिए क्या होगा। अभी जस्ट पढ़े आप लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर
डायरेक्शन हम लोग को फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। यहां भी तो वही काम करेंगे। अब यहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस फील्ड लाइन के लिए एक अलग टेंजेंट ड्रॉ कर दिए और इस फील्ड लाइन के लिए एक अलग टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। समझ में आ गया? तब तो ये हुआ कि एक पॉइंट पर तो एक ही फील्ड हो सकता है। आप लोगों को पढ़ाया गया है, आज भी चर्चा की है हम। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट तो एक ही होगा ना। तो एक पॉइंट पर जब होगा तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। तो यहां होना चाहिए एक डायरेक्शन, लेकिन क्या हो गया, दो दो डायरेक्शन हो गया। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाता है। कब? अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तब, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो दो डायरेक्शन हो जा रहा है जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और ये 4 प्रॉपर्टी हुआ। 5 जो प्रॉपर्टी है, 5th, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा एक कंटिन्यूअस लाइन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी बनाएंगे हम लोग तो क्या बनाएंगे, कंटिन्यूअस। एक टूटा हुआ लाइन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जब भी रहेगा तो कंटिन्यूअस लाइन के द्वारा हम लोग फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। डैशेड लाइन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और अब हम लोग अंत में पढ़ेंगे 6 जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। ये 6 प्रॉपर्टी जो है, 6 ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को आप लोग अच्छे से अगर समझते हैं तब आप लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़िया से समझ में आएगा। तो ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है, इसलिए अभी जो मैं बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी, इसे अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो यहां पर बनाएंगे, पहले हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो डायग्राम हम बनाए हैं अभी, ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो थोड़ा देखिए, आप ध्यान से समझिए। देखना ये है, हम यहां 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट यहां ले, पॉइंट P, और एक पॉइंट यहां ले, पॉइंट Q। अब अगर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो, P पॉइंट पर, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहां हो जाएगा EP पॉइंट पर, EP वेक्टर हो गया P पॉइंट पर। और यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो यहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये हो जाएगा EQ वेक्टर। आप लोग ध्यान से देखिए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। डायरेक्शन अलग अलग हो गया। और जिस अभी मैग्नीट्यूड के बारे में मुझे मालूम नहीं है, कुछ चर्चा नहीं की है, अभी हम करेंगे, आगे अभी कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्शन के बारे में पता चल गया कि डिफरेंट पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ डायरेक्शन अलग अलग होगा। और डायरेक्शन अलग अलग जब हो गया तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो डायरेक्शन तो एक्यूरेट पता चल गया। अब जरा मैग्नीट्यूड के बारे में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हेल्प से डायरेक्शन तो एक्यूरेट पता चलता है, मैग्नीट्यूड एक्यूरेट नहीं निकलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग गेस कर सकते हैं कि कहां मैग्नीट्यूड अधिक होना चाहिए और कहां पर मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। किसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें अगर बताना हो तो क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक
सरफेस लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक सरफेस ले लिए, इसका एरिया मान लेते हैं यहां ए। उसी तरह से यहां भी हम एक सरफेस लेंगे, सरफेस का एरिया कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहां भी समझ में आए बढ़िया से, इसके लिए क्या किए हैं, यहां भी सरफेस का एरिया ए ही मान रहे हैं, लेकिन ये होना चाहिए सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ऐसे देखिए यहां भी एरिया ए, तो ध्यान से जरा देखेंगे आप लोग, दोनों सरफेस का एरिया सेम है, प्लेन सरफेस लिए हैं, चाहे जैसा भी सरफेस हो, यहां दोनों सरफेस लिए हुए हैं, एरिया दोनों का सेम है। सरफेस ऐसे हम लोग जितना छोटा लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, समझाने के लिए हम इतना बड़ा एरिया ले लिए, जितना स्मॉल एरिया लेंगे उतना ही जो है कॉन्सेप्ट आपका और समझ में एक्यूरेट ये कैलकुलेशन हम लोग कर सकेंगे। समझने के लिए बड़ा एरिया ले लिए हम, और दोनों एरिया क्या होना चाहिए, यहां वाले पीक पॉइंट पर जो फील्ड है, यहां वाला सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और यहां वाला सरफेस, यहां वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यहां देखिए क्या निकालना है, यहां देख रहे हैं कि एक एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितने हैं, 4 पास कर रहे हैं, और यहां क्या है, एक एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइन केवल 2 पास कर रहे हैं। तो यहां होगा यूनिट एरिया में कितना फील्ड लाइन पास करेगा, 4/a, और यहां कितना पास करेगा, 2/a। मतलब पर यूनिट एरिया में पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो नंबर है यहां अधिक है और यहां क्या है, कम है। देखिए यहां है 4/a और यहां है 2/a, तो यहां अधिक और यहां कम हो गया। तो देखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सरफेस लेते हैं, उस सरफेस के यूनिट एरिया से जितना अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, उतना ही वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अधिक होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सरफेस लिए हैं, वहां से जितना कम संख्या में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग अभी जो यहां देखें कि यहां पर फील्ड के परपेंडिकुलर में जो सरफेस है उसके यूनिट एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अधिक पास कर रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अधिक होना चाहिए, कहां, पी पॉइंट पर। और जहां ये यूनिट एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम पास कर रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्यू पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो आप लोगों को यहां ध्यान देना है, एक कॉन्सेप्ट पहले आप लोग सीख लीजिए। कहीं भी डायग्राम दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, तो यहां ध्यान ये देना है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप जहां भी निकाल रहे हैं वहां पर किसी भी फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n/a की। ये ऐसे ये होना चाहिए। n/a क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए आप लोग, तो यहां मॉड ऑफ ई वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/a। जितना इसका वैल्यू अधिक रहेगा, इसका वैल्यू अधिक, इसका वैल्यू जितना ही कम, इसका वैल्यू उतना ही क्या रहेगा, कम।
तो आप लोग को अभी यहां पर इस डायग्राम में क्या है, डायग्राम में है ई पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा ई क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ईपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा ए क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ऐसे मैं बता दूं, इतना अधिक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम मिले, न्यूमेरिकल वगैरह मिलता है, और अगर बस नजर से देखें और आंसर दे दें, इसका तरीका क्या है कि जिस रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजली स्पेस्ड हो, एक दूसरे के नजदीक हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अधिक होता है। दूसरे इस टर्म में ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी अधिक हो, डेंसिटी माने यहां नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, तो जहां फील्ड लाइन नजदीक नजदीक हो वहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड अधिक होता है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाइडली स्पेस्ड हो, जहां अधिक डिस्टेंस पर हो एक दूसरे से, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां अधिक और यहां क्या है, कम। समझ में आ गया। और एक बात याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम तो मैग्नीट्यूड अधिक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस अधिक तो मैग्नीट्यूड कम, और अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही कारण है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो कहीं, तो वहां पर इक्वी डिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन के द्वारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि देखेंगे अभी हम लोग। यहां जो है हम लोग जो भी डायग्राम बनाए हैं, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो देखिए यहां दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट मान लेते हैं यहां ए पॉइंट, यहां पर मान लेते हैं, और बी पॉइंट यहां मान लें। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां और ड्रॉ कर देते हैं हम ऐसे। तो देखिए एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको चाहिए तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना। स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खुद वही स्ट्रेट लाइन हो जाता है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे ई ए वेक्टर, और बी पॉइंट पर आप फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे तो वहां भी सेम हो जाएगा ई बी वेक्टर। मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ ई ए वेक्टर इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ ई बी वेक्टर। और यहां ध्यान देना है, जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड की बात करना है, तो अभी तो बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां इक्वल डिस्टेंस पर हो वहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, सेम होता है। तो यहां हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी वेक्टर, एंड the direction of EA vector equal to the direction of EB vector. Direction of E B vector सेम हो गया, तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे हम लोग, ई ए वेक्टर इक्वल टू ई बी वेक्टर। इसलिए हम यहां कहेंगे कि ये जो डायग्राम है किसके लिए है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने दें। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे इंपॉर्टेंट, तो आगे कल पढ़ेंगे फिर।